दोस्तों 7 अक्टूबर सन 2023 की सुबह में अचानक से उस वक्त पूरा का पूरा इसराइल दहल गया कि जब हमास ग्रुप की तरफ से इसराइल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर एक के बाद एक लगातार 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स छोड़े गए। ये रॉकेट्स इतनी तेजी के साथ आए थे और इतनी खतरनाक तरीके से छोड़े गए थे कि आयरन डोम नाम का वो डिफेंस सिस्टम कि जिसकी तारीफें इसराइल पूरी दुनिया में करता फिरता है और जिसकी पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं, वो सिस्टम भी पूरी तरीके से फेल हो गया। अगले कुछ मिनट्स के अंदर ही पूरे इसराइल के हालात बदल चुके थे। पूरे इसराइल में अफरा तफरी का माहौल था। तल अवीव जैसे बड़े शहरों में या तो बिल्डिंग्स में आग लगी हुई नजर आ रही थी या फिर आसमान पर धुआं नजर आ रहा था। हर तरफ से चीख और पुकार सुनाई दे रही थी, जबकि इसराइल की फौज, इसराइल की गवर्नमेंट, इवन इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है मतलब कि मोसाद, ये सभी लोग न सिर्फ परेशान थे बल्कि कंफ्यूज थे कि आखिर अचानक से ये सब कुछ हुआ क्या है। बहुत देर के बाद जाकर तो इन लोगों को ये महसूस हुआ कि दरअसल ये कोई आम हमला नहीं है जिस तरह के हमले पहले भी गाजा की तरफ से हमास करता आया है, बल्कि ये तो एक बड़ा ऑपरेशन है। बल्कि आसान शब्दों में कहूँ तो ये एक जंग है कि जिसको पूरी प्लानिंग के साथ शुरू किया गया है। इसी अफरा तफरी के माहौल में और बहुत जल्दबाजी में आखिरकार अब इसराइल की गवर्नमेंट को भी ऑफिशियली वॉर का ऐलान करना पड़ा। उसने खुले तौर पर पूरी दुनिया के सामने कहा कि अब हम स्टेट ऑफ वॉर हैं, मगर इसराइल खुद भी जानता था कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त तक तो हमास के जो लड़ाके थे वो दरअसल इसराइल के अंदर आ चुके थे। इस बार ये कोई रॉकेट्स के जरिए से आम हमला नहीं किया गया था, बल्कि रॉकेट्स तो सिर्फ एक दिखावा थे, बल्कि पानी के जरिए से, लैंड के जरिए से, इवन आसमान के जरिए से भी हमास के लड़ाके बड़ी तेजी के साथ न सिर्फ इसराइल में उतर चुके थे, बल्कि जब तक इसराइल समझ पाता तब तक बहुत अंदर आकर अटैक करना भी शुरू कर चुके थे। जब इस जंग की खबरें पूरी दुनिया में वायरल होना शुरू हुई तो जितना ज्यादा शौक इससे इसराइल था उससे कहीं ज्यादा बाकी दुनिया थी, क्योंकि जाहिर है इसराइल और बाकी दुनिया यही मानती थी कि इसराइल और हमास की लड़ाई तो एक हाथी चींटी की लड़ाई होती है। इसराइल भी लंबे वक्त से यही सोचा करता था कि हमास गाजा के अंदर से चाहे कितने भी रॉकेट छोड़ता रहे मगर कभी भी हमारे अंदर आने की जुर्रत नहीं करेगा। मगर ऐसा पहली बार हो रहा था कि हमास न सिर्फ इसराइल के अंदर आया बल्कि उसने वो सब कुछ कर दिया कि जिसकी ना तो इसराइल ने और न ही दुनिया के बाकी ताकतवर देशों ने कभी कल्पना की थी। हमास ने इसराइल के खिलाफ अपने शुरू किए गए इस ऑपरेशन को तूफान उल अक्सा का नाम दिया। इंग्लिश में कहूँ तो अल अक्सा स्टॉर्म, और अगर हिंदी या उर्दू में कहूँ तो आप ये समझिए मस्जिद अक्सा का तूफान। इतना ही नहीं, जंग शुरू करने के बाद हमास की तरफ से ये ऐलान भी किया गया कि हमने इसराइल के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन शुरू किया है। इसीलिए इस पूरे इलाके में हमास के अलावा जितने भी छोटे बड़े दूसरे ग्रुप हैं जो इसराइल के खिलाफ हमेशा से लड़ते आए हैं और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए तैयार रहते हैं, वो हमारा साथ दें। जो जहां पर एक्टिव है वो वहीं से अपनी लड़ाई शुरू कर दे। हमास के इस ऐलान के बाद ऐसी बहुत सारी खबरें आईं जिससे पता चला कि एक एक करके बेशुमार गुटों ने हमास के इस ऑपरेशन को ज्वाइन किया। मगर इसराइल को और भी ज्यादा जोर का झटका उस वक्त लगा कि जब 8 अक्टूबर की सुबह में लेबनान में मौजूद जो हिजबुल्लाह नाम का पूरा संगठन है और जो काफी बड़ा संगठन है, उसने हमास की सपोर्ट में इसराइल के ऊपर कुछ मिसाइलें दागना शुरू कर दी। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि ये जो हिजबुल्लाह है ये इस पूरे इलाके का इसराइल के खिलाफ सबसे बड़ा संगठन है और ये सबसे ताकतवर भी है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये वही ग्रुप है कि जो ईरान के अंडर में रहता है, ईरान के सपोर्ट से चलता है, बल्कि ईरान के द्वारा ही खड़ा किया गया है। वैसे तो हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल के खिलाफ इस जंग में जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, मगर हिजबुल्लाह भी अगर हमास की तरह ही इस जंग में बड़ी तेजी के साथ इन्वॉल्व होता है तो यकीनी तौर पर इसराइल की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। फिलहाल इसराइल और हमास की ये जंग अब काफी आगे बढ़ चुकी है और जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर उस वक्त तक के भी आंकड़े की बात करूँ तो मरने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो इसराइल की तरफ से 700 का भी नंबर पार कर चुका है, जबकि ये नंबर फिलिस्तीन की साइड से 350 के ऊपर बताया जा रहा है। हजारों की तादाद में लोग घायल भी हो चुके हैं। एक दिलचस्प बात ये भी है कि इस जंग में अब चाहे आगे जो कुछ भी हो, मगर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ऑलरेडी इसराइल ये जंग हार चुका है। यानी उनका ये कहना है कि आगे जंग में चाहे इसराइल कुछ भी कर डाले, चाहे पूरे गाजा को खत्म कर दे, नक्शे से मिटा दे, हमास को पूरी तरीके से तोड़ दे, मगर उसके बावजूद भी हमेशा इसराइल को ये जंग हारा हुआ माना जाएगा। ऐसा वो लोग क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कई वजह हैं।
सबसे पहली वजह तो ये है कि हमास प्लान के मुताबिक इजराइल के बेशुमार लोगों को ऑलरेडी कैदी बना चुका है, और कैदी बनाए गए इन लोगों में इजराइल के सिर्फ आम लोग नहीं हैं, बल्कि इजराइल के बेशुमार फौजी बड़े बड़े ऑफिसर्स तक शामिल हैं। इन सारे कैदियों की मदद से हमास न सिर्फ इजराइल को टेबल पर लेकर आएगा, बल्कि उसको झुकने पर भी मजबूर करेगा, और इन सारे कैदियों को वापस करने के बदले में वो इजराइल की कैद में मौजूद अपने पुराने बेशुमार लड़ाकों को या फिर फिलिस्तीन के आम लोगों को आजाद कराएगा। इवन इन कैदियों की मदद से अब वो इजराइल से अपनी बेशुमार मांगे भी मनवा सकता है। इजराइल के ऑलरेडी इस जंग को हार जाने के पीछे जो दूसरी वजह बताई जा रही है वो है दरअसल इजराइल की जो एक इमेज है, मतलब जो एक पूरी छवि है, उसका बर्बाद होना। हम सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि आज के दौर में इजराइल को हद से ज्यादा ताकतवर दिखाया जाता है। खास तौर से इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, मतलब कि मोसाद, उसकी तो पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं। मोसाद के मुताबिक तो उनके देश के अंदर उनकी इजाजत के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता है। इवन मोसाद तो हमेशा ये दावा करती आई है कि दुनिया में जहाँ पर भी जो कुछ हो रहा होता है उस पर उनकी नजर होती है। मोसाद की बहादुरी और होशियारी के बारे में न सिर्फ दुनिया भर के अंदर बेशुमार फिल्में और सीरियल्स बनाए गए हैं, बल्कि इसको तो हमेशा मीडिया में इस तरह से दिखाया गया है कि हर किसी से बचा जा सकता है, मगर मोसाद से बचना तो नामुमकिन है। यही वजह है कि आज के दौर में आप देखेंगे कि दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जो भले ही अपने देश की खुफिया एजेंसी के बारे में ना जानते हों, मगर इजराइल की खुफिया एजेंसी के बारे में जरूर जानते हैं और उसकी तारीफों के पुल भी बांधते हैं। मगर अब 7 अक्टूबर के बाद से हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये सब कुछ हो गया, मोसाद कहाँ था? मोसाद से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? आखिर वो मोसाद की जो पूरी दुनिया पर नजर रखने का दावा करती है, उसकी नजरों के सामने ये सब कुछ कैसे हो गया? एक छोटे से हमास नाम के ग्रुप ने न सिर्फ इतनी बड़ी प्लानिंग की, बल्कि उसको सक्सेसफुली अंजाम भी दे दिया, और मोसाद कुछ ना कर सका, बल्कि उसको तो पल भर की भी खबर न थी। मोसाद के अलावा इजराइल की फौज भी पूरी तरीके से बेबस नजर आई। इजराइल की फौज की ताकत की भी पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं, और ये माना जाता है कि इनकी फौज तो एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से लैस है। उनके पास जो जो चीजें मौजूद हैं वो दुनिया में किसी के पास मौजूद नहीं हैं। इनकी फौज तो हमेशा घर में घुसकर मारती है। मगर इस बार हमास की तरफ से जब अटैक हुआ तो इजराइल की ये फौज जब तक हरकत में आती तब तक तो हमास के जो लड़ाके थे वो ऑलरेडी इजराइल के काफी अंदर मौजूद थे। इतना ही नहीं, शुरुआत में तो कुछ इस तरह की वीडियोस भी आई जिसमें देखा जा सकता था कि इजराइल के फौजी बड़ी आसानी के साथ सरेंडर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि इस जंग ने इजराइल की जो इमेज थी, इजराइल की जो छवि थी दुनिया भर के लोगों के दिमाग में, उसको पूरी तरीके से उल्टा कर दिया है। अब वो चाहें इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद से रिलेटेड हो, या फिर इसकी ताकतवर फौज से रिलेटेड हो, या फिर इसका डिफेंस सिस्टम हो, मतलब आयरन डोम, की जिसकी अभी तक पूरी दुनिया में तारीफें होती आई हैं, क्योंकि वो भी तो इस जंग में पूरी तरीके से फेल ही साबित हुआ है। हमास इस जंग की मदद से अब पूरी दुनिया के सामने ये साबित करने में कामयाब रहा है कि इजराइल बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि जिस तरह का उसको पूरी दुनिया की मीडिया में दिखाया जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो सोच रहे होंगे कि चलिए ये सारी बातें तो ठीक हैं, मगर आखिर हमास की तरफ से इस वक्त अचानक से ये हमला किया क्यों गया है? आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? तो इस बारे में भी बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, मगर जो दो सबसे मेन वजह बताई जा रही हैं उनमें से सबसे पहली वजह है वेस्ट बैंक के इलाके में झड़पों का बढ़ना और स्पेशली मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला वगैरह होना। दरअसल दोस्तों, इस वक्त इजराइल में नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट चल रही है वो दरअसल एक ऐसे नेता के सपोर्ट से चल रही है जो हद से ज्यादा कट्टरपंथी माना जाता है। इस नेता का नाम है इतमार बेन गवीर। ये दरअसल एक ऐसा नेता रहा है जो हमेशा से ही इस चीज की सपोर्ट में रहा है कि वेस्ट बैंक के इलाके में भी जो बच्चे कुचे फिलिस्तीनी हैं उनको वहां से निकाल दिया जाए, क्योंकि उस पूरी जमीन पर भी इजराइल का ही हक है। यही वजह है कि जब से ये इंसान गवर्नमेंट में आया है तब से वेस्ट बैंक के इलाके में एक के बाद एक लगातार झड़पें बढ़ती चली गईं। ऐसी बहुत सारी बार बार घटनाएं हुई कि जब वहां पर जबरदस्ती यहूदियों को बसाया गया और फिलिस्तीनियों को उन्हीं के घर से निकाला गया। इतना ही नहीं, कई बार इस तरह की वीडियोस भी आई कि जिसमें देखा गया कि ये इंसान एक मंत्री जैसे बड़े पद पर होने के बावजूद भी अपना पूरा काफिला लेकर मुसलमानों को उकसाने के लिए मस्जिद अक्सा के इलाके में गया और इसके लोगों ने बाकायदा मस्जिद अक्सा में घुसने की कोशिशें भी की। इजराइल का ये मिनिस्टर फिलिस्तीन के मुसलमानों को बार बार उकसाने में कितना ज्यादा आगे बढ़ गया था, इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका जैसे देश को भी इजराइल को इसके बारे में वार्निंग देना पड़ी थी।
اسرائیل کے کٹرپنتھی لوگوں کی طرف سے بار بار مسجد اقصی میں انٹرفیئر کرنے کی کوششوں کی وجہ سے ہی فلسطینی مسلمانوں اور وہاں کے کٹرپنتھی یہودیوں کے بیچ جھگڑے بڑھتے چلے گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں تو اس طرح کے ویڈیوز بھی آئے کہ جب رمضان کے مہینے میں اسرائیل کی فوج ایک بار مسجد اقصی کے ہی اندر داخل ہو گئی تھی۔ مسجد اقصی کے اندر نہ صرف بہت ساری توڑ پھوڑ کی گئی تھی بلکہ جو اندر لوگ موجود تھے ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی تھی اور ان کو قیدی بھی بنایا گیا تھا۔ یہ ساری ویڈیوز دیکھ کر اور اس طرح کا جھگڑا مسجد اقصی کے اندر دیکھ کر پوری دنیا کے ہی مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر جب اس طرح کے حالات مسجد اقصی سے ریلیٹڈ بن رہے تھے تب حماس کی طرف سے اسرائیل کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، مگر اسرائیل نے یہ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ حماس کی طرف سے اتنا بڑا ریئیکشن آئے گا، کیونکہ یاد رہے دوستو کہ حماس نے یہ جو جنگ شروع کی ہے اس کے اعلان میں ہی اس نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ جنگ دراصل مسجد اقصی کو بچانے کے لیے کی گئی ہے، اور یہ اسی وجہ سے شروع کی گئی ہے کیونکہ اسرائیل بار بار مسجد اقصی کے اوپر حملہ کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ اسی لیے حماس نے اس آپریشن کا نام بھی طوفان الاقصی مطلب کہ الاقصی اسٹارم رکھا ہے۔ دوسری وجہ حماس کے حملے کے پیچھے جو بتائی جا رہی ہے وہ ہے دراصل سعودی عربیہ اور اسرائیل کے بیچ پیس ڈیل ہونا۔ جیسا کہ میں نے بھی آپ کو پچھلی کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کے بیچ امریکہ کی کوششوں سے ایک ڈیل ہونے والی تھی جس کے تحت سعودی عربیہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے والا تھا اور بدلے میں سعودی عربیہ کو بھی امریکہ کی طرف سے بہت کچھ ملنے والا تھا۔ یہ ڈیل اس وقت بالکل آخری موڑ پر چل رہی تھی، مگر تبھی اچانک سے حماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا گیا اور ایک بڑی جنگ کو شروع کر دیا گیا۔ مانا جا رہا ہے کہ یہ حملہ بالکل ایسے وقت پر جان بوجھ کر کیا گیا ہے کہ جس وقت پر سعودی عربیہ اور اسرائیل کے بیچ ڈیل ہونے والی تھی۔ یہی وجہ ہے بہت سارے لوگ اس حملے کے پیچھے ایران کو بھی بتا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کیونکہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کی ڈیل سے سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ ناخوش ایران ہی تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ایران کے اوپر شک کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ حماس جیسا ایک چھوٹا سا گروپ، وہ بھی باوجود اس کے کہ وہ غزہ جیسے ایک چھوٹے سے علاقے میں ہی رہتا ہے، وہ اتنا بڑا آپریشن اکیلے دم پر پلان کر ہی نہیں سکتا تھا، ہو نہ ہو کسی بڑی شکتی نے اس کا ساتھ ضرور دیا ہے۔ فی الحال دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کی مدد سے آپ لوگوں کو اس ٹاپک کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو مل چکا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔